हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू HRD PCS एजुकेशन। आज हम पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि हुई थी, और उसके बाद जो है टीपू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से जो संधि हुई थी उससे संतुष्ट नहीं था। इसी के कारण से जो है उसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध थी उसकी क्या संधि थी। जब 1784 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु होती है, हैदर की जब मृत्यु होती है उसके बाद जो है टीपू सुल्तान वहाँ का शासक बनता है और युद्ध को अपने हाथों में ले लेता है। फिर बाद में जो है यूरोप की संधि के द्वारा, जब यूरोप की संधि होती है ब्रिटेन अंग्रेज़ों के साथ, यूरोप की जो संधि है वो होती है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ये यूरोप की संधि होती है, उसी के तहत जो है फ्रांसीसी जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से अलग हो जाते हैं, और अलग हो जाने के बाद जो है टीपू सुल्तान वो अकेला पड़ जाता है, जिसके कारण जो है उसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में एक संधि करनी पड़ती है जिसे मंगलौर की संधि कहा जाता है। कौन सी संधि है? मंगलौर। और ये मंगलौर की संधि, और ये जो होता है 1784 ईस्वी में ही होता है। मंगलौर की संधि के बाद जो है टीपू सुल्तान अपने आप को खेद प्रकट करता है, दुख प्रकट करता है। वो इस संधि से संतुष्ट नहीं होता है, जिसके कारण जो है उसे जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1790 से 1792 ईस्वी तक होता है। तृतीय मैसूर युद्ध में जो है जो टीपू रहता है वो यहाँ पर जो अंग्रेजों के खिलाफ त्रावणकोर में जो है आक्रमण कर देता है। कहाँ करता है? त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है। कौन करता है? टीपू। जिससे दुखी होकर के, या कह सकते हैं 1779 ईस्वी में जो है ये आक्रमण कर देता है त्रावणकोर पर। फिर बाद में जो है धीरे धीरे युद्ध तो चलता है। फिर ब्रिटेन का जो गवर्नर जनरल होता है, उस समय वारेन हेस्टिंग हुआ करता था, ब्रिटेन का जो गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय था। उसी के नेतृत्व में जो है वो अपनी सेना की कमान स्वयं संभालता है, और वो जो है खुद टीपू के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है, और वो 1780 ईस्वी में होता है। जिसके बाद जो है टीपू की हार होती है। टीपू की हार होने के बाद जो है उसे संधि करनी पड़ती है, और वो जो संधि है श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके तहत, और आप लोग जानते हैं कि जब संधि होती है तो दोनों लोगों को या दोनों पक्षों में कुछ ना कुछ लेना और देना पड़ता है। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने कहा कि आप हमसे संधि तो कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है हमें कुछ हर्जाना देना पड़ेगा, और वो 1 साल में कुछ हर्जाना देना पड़ेगा। टीपू उसे स्वीकार करता है। हर्जाना के साथ साथ जो है उसे बसीन थाड़े ऐसे क्षेत्रों को जो है अंग्रेज कहते हैं कि ये हमें देना पड़ेगा। ये अंग्रेजी आधिपत्य में, अंग्रेज जो है इस पर आधिपत्य कर लेते हैं, अर्थात इस पर जो है अपना अधिकार जमा लेते हैं। इसको भी टीपू को मानना पड़ता है। हर्जाना ना देने की स्थिति में जो है अंग्रेजों ने कहा कि जब तक आप अंग्रेज जो है हर्जाना नहीं दे पा रहे हैं, तब तक हम आपके 2 पुत्रों को जो है बंदी बनाए रखेंगे। और यही स्थिति हुआ। जब तक हर्जाना पूरा नहीं हुआ, उसके 2 पुत्रों को उसने बंदी बनाए रखा। यही चलता रहा धीरे धीरे। फिर बाद में जो है कुछ समस्याएं ऐसी हुई, फिर बाद में जो है टीपू को एक फिर से
आक्रमण की तैयारी करनी पड़ी, वो थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन उसके पहले हम बताते हैं कि अंग्रेजों ने जब ये संधि किया श्रीरंगपट्टनम की, तब उस समय उन्होंने कहा कि जो 12 महल क्षेत्र है, 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार, ये इतना क्षेत्र जो था वो अंग्रेजों को मिला। और अंग्रेजों को जो मिला उसके साथ साथ उसने कहा ये तो हमें मिला है, लेकिन हमारे सहयोगियों को भी कुछ मिलना चाहिए। उनके सहयोगी थे निजाम और मराठा, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से निजाम और मराठा दोनों लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र मिला। साथ में जो मराठा को जो मिला था वो तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला था। और जो निजाम थे उन्हें पेन्नार जो नदी है और कृष्णा नदी जो है, इसके बीच का जो 2 आब है, ये भाग जो है निजाम को मिला था। ये तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था। अंग्रेजों ने कहा कि हमने अपने जो हमारे मित्र हैं उन्हें शक्तिशाली भी बनने नहीं दिया और साथ में अपने शत्रु को भी दंडित कर दिया। इसका आशय यह था कि अंग्रेजों ने जो अच्छे क्षेत्र थे, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र थे, जो महत्वपूर्ण, शक्तिशाली या काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र थे, उसको अपने आप रखा, और जो दूसरे क्षेत्र थे कम उपजाऊ या कम महत्वपूर्ण थे उसे निजाम और मराठों को दे दिया। इसके बाद जो है, इस युद्ध के बाद जो है, टीपू सुल्तान भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। समय बीतता गया। उसके बाद जो है उसने 1799 ईस्वी में एक प्लान बनाया और इसके तहत जो है उसने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू कर दिया। उस समय उसने फ्रांसीसियों से मदद ली। किसने? टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद ली पत्राचार के द्वारा, और नेपोलियन से भी मदद ली, वो भी पत्राचार के द्वारा। लेकिन उस समय नेपोलियन किसी युद्ध में व्यस्त था। नेपोलियन सही रूप से जो उसका साथ नहीं दे पाया। फिर भी जो है टीपू सुल्तान बड़ी बहादुरी से युद्ध करता हुआ मारा गया और 1799 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही बहादुरी से वो लड़ा और मारा गया। वो क्षेत्र जो उस समय मैसूर का था टीपू के कब्जे में, फिर अंग्रेजों ने उस पर अधिग्रहण कर लिया, और अधिग्रहण करने के बाद उस समय जो वाड्यार वंश का जो उत्तराधिकारी था उसके हाथों में सत्ता सौंप दी। किसके हाथों में? वाड्यार वंश का जो शासक था, क्योंकि हैदर अली के पहले ही वहाँ पर जो राजा था वो वाड्यार वंश का था ही, और तो उसके उत्तराधिकारी को भी उन्होंने सत्ता सौंप दिया, और यह कहते हुए कि हाँ, हम आपसे सहायक संधि कर रहे हैं, इसी के तहत हम आपको ये सत्ता दे रहे हैं, जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम आपको इस सहायक संधि के तहत जो है काम में लाएंगे। यहीं पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है तब अंग्रेज अपनी लालसा को बढ़ाते हैं, और फिर जो है मराठों ये सोचते हैं कि यहाँ तो दक्षिण भारत में जो है मैसूर का पर आधिपत्य हो गया, अब हम जो मराठा क्षेत्र है उस पर भी कब्जा अगर आसानी से कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद उन्होंने मराठा के क्षेत्र पर जो आक्रमण करना शुरू किया, वो आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखेंगे अब दूसरे क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने जो मराठा के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया, उनके बीच में कैसी कैसी दूरियां बनाई, इसके बारे में हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।